मूवीज़ तो हम लोग बहुत देखते हैं, बट क्या हो कुछ स्टोरीज ऐसी हो जो रियल बेस्ट हो। राज 3, राज 2 एंड 1990 आई विल रिटर्न्स एंड बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जो साउथ में भी देखी है एंड बॉलीवुड में भी देखी। बट ऐसा ही एक इंसिडेंट है, लाइक इंसिडेंट नहीं बोलूँगा, एक स्टोरी है जिसमें एक्चुअली पर्सन के साथ में ऐसा कुछ हुआ है। ये यकीन मानिए कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड दिवाली से जुड़ी हुई है, इसीलिए सबसे पहले हैप्पी दिवाली आप सभी को। एंड ये मैं स्टोरी आज 3 दिन पहले बना रहा हूँ, लाइक मुझे बनानी पड़ रही है बिकॉज मुझे दिवाली से पहले कुछ चटपटा 3-4 स्टोरीज रखनी थी, तो उसी की बेस पे मैं सारी स्टोरी एक साथ में बना रहा हूँ। सो आज कोई इंट्रो नहीं रखते हैं, डायरेक्ट स्टोरी को ही स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं ज़्यादा आपका टाइम लूँगा नहीं एंड डायरेक्ट स्टोरी आप सबके साथ में शेयर करूँगा। मेरा नाम अमर है एंड मैं एक विलेज एरिया से बिलोंग करता हूँ। बट जब से मेरी बीटेक चल रही थी तो बीटेक कंप्लीट होने के बाद में बस मैंने भी कई जॉब्स अप्लाई की थी, क्योंकि मुझे भी अपना आर्टिकलशिप पूरी करनी थी। लाइक मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस लेना था, इसके लिए मैं गाजियाबाद चला जाता हूँ। गाजियाबाद में मुझे एक जॉब मिली थी जो फ्रेशर्स के लिए होती है एंड इस जॉब में मुझे 6 मंथ तक के लिए एक ट्रायल पीरियड पे रखा जाएगा, लाइक ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा एंड उसके बाद में मेरा जो भी इंक्रीमेंट वगैरह है वो बाद में होने वाला था। इस जॉब के लिए मैं गाजियाबाद चला तो जाता हूँ एंड वहाँ पे फ्लैट हंटिंग करने लग जाता हूँ। तो मुझे फ्लैट्स तो काफ़ी मिलते हैं बट सबके सब कॉस्टली होते हैं एंड मेरा अभी बजट नहीं था। लाइक मैं 6 मंथ के बाद में तो इतना अफोर्ड कर सकता था, बट उससे पहले इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसके लिए मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ, तो मेरा दोस्त मुझे सजेस्ट करता है कि मुझे गाजियाबाद में प्रॉपर सिटी में फ़्लैट ना लेके मुझे बस आउटसाइड में ही फ्लैट लेना चाहिए। उसके लिए मैं फ्लैट हंटिंग फिर से दोबारा चालू करता हूँ एंड वहाँ पे बस मेरी किस्मत से मुझे एक फ़्लैट मिल भी जाता है जिसका रेंट ओनली 5000 रुपीज़ होता है। तो जब मैं रेंट पे करता हूँ एंड फ्लैट में अपना सामान वगैरह शिफ्ट करवा लेता हूँ, तो उसके बाद में बस अपना सामान सारा जचाने के बाद में, लाइक सारी शिफ्टिंग करने के बाद में, साफ़ सफाई करने के बाद में मैं अपनी जॉब के लिए चला जाता हूँ। लाइक मेरी ज्वाइनिंग से 2-3 दिन पहले ही मैं गाजियाबाद शिफ्ट हुआ था, तो 2-3 दिन मैं जब फ्लैट हंटिंग किया था एंड मुझे फ्लैट मिल गया, तो अब मेरा जब ज्वाइनिंग है तो मैं ज्वाइनिंग के लिए चला जाता हूँ। मेरी कंपनी काफ़ी बड़ी होती है जहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे लोग मिलते हैं। कई लोग मुझे बस मोटिवेट करते हैं कि मैं यहाँ पे वर्क करूँ एंड यहाँ से सब कुछ सीख के फिर निकलूँ अगर कहीं और भी मुझे काम करना। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे अच्छा पैकेज आगे जाके मिल भी जाएगा। ये सब चीज़ें तो मेरे दिमाग में चल रही होती है, बट इससे ज़्यादा जो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी वो था मेरा फ्लैट। क्योंकि मेरा जो फ्लैट था उसके पास में सिर्फ 2 ही मकान थे एंड उसके बाद में कोई आसपास में कुछ खास मकान नहीं थे। लाइक कॉलोनी थी वो इतनी ज़्यादा अबंडेंट थी कि आधे मकान लोगों ने ख़रीद तो लिए थे बट उसमें रहते नहीं थे। जो मेरा फ्लैट था वो भी सेम उसी कंडीशन में था कि लाइक वो फ्लैट नहीं है, वो एक विला है जिसमें मुझे ऊपर का पोर्शन दिया हुआ है। 3 मकान बने हुए हैं, जो फर्स्ट है, सेकंड एंड थर्ड है, तीनों सेम बने हुए हैं, सेम विलास है, जिसमें फर्स्ट मेरा है एंड सेकंड वाला है वो खाली पड़ा है एंड थर्ड वाला है उसमें एक आंटी रहती है। गाजियाबाद में ये मेरे दिन स्टार्टिंग के थे। लाइक मैं एक फ्रेशर के तौर पे बाहर निकला हूँ अपनी लाइफ में और मुझे लगता है कि एक अकेली जगह रहना तो मेरे लिए भी काफ़ी ऑकवर्ड है, क्योंकि जो मेरे मकान मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, उन्होंने मकान ख़रीद तो लिया था बट सेम कॉलोनी वालों की तरह उन्होंने भी बस रेंट पे दे रखा था। मेरे साथ के कलीग्स मुझसे पूछते तो हैं काफ़ी कि मैं उन सब के साथ में वो सब चीज़ें शेयर क्यों नहीं करता, बट अभी वो मेरे लिए इतने खास भी नहीं हुए थे कि मैं उन सब के साथ में सारी चीज़ें शेयर करने लग जाऊँ। एंड ऐसा ही करके बस मैं डेली सोचता हूँ एंड अपने ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर पे आता हूँ। ये मेरा 2-3 दिन से सेम रूटीन होता है। अब धीरे धीरे मैं कलीग्स के साथ में खुलने लगा था एंड मैं उन्हें हर एक चीज़ बताने लगा था कि मेरा फ्लैट यहाँ पे है, मैं इतना दूर रहता हूँ, मेरी यह सैलरी पैकेज है, तो मेरा थोड़ा अफोर्ड करना थोड़ा भारी पड़ता है। तो कलीग्स है वो सब मुझे सजेस्ट करते हैं कि थोड़े दिन के लिए तू पीजी में रुक जा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट मेरा मानना होता है कि मैं पीजी वगैरह जैसी जगह में रह नहीं सकता, तो मैं वहाँ पे रहना पसंद भी नहीं करता। अब जैसे 4-5 दिन निकले हैं तो अब मैं बस अपने फ्लैट के लिए भी खुलने लगा। मेरा जो टाइमिंग था ऑफिस का वो 9 बजे से 5 बजे तक का था। तो 5 बजे आने के बाद में मेरे आसपास में मुझे पता था कि मैं इतनी जल्दी तो क्या करूँगा, कहीं घूमने तो जाऊँगा नहीं, तो इसीलिए मैं अपनी छत पे रुकने लगा था। लाइक छत पे जाता था एंड अपनी मम्मी पापा से बात करता था, अपने फ्रेंड्स से बात करता था जो कि मेरे गांव में थे।
2-3 दिन से मैं छत पे हमेशा घूमने जाता था एंड 1-2 घंटा बस वहीं पे स्पेंड करता था एंड उसके बाद मैं नीचे आके अपना खाना वाना बनाना एंड बाकी सारी चीज़ें करने लग जाता था। बट अब जैसे जैसे टाइम निकल रहा था तो मुझे हमेशा एक चीज़ दिखती थी कि जो मेरा साइड वाला फ्लैट था, लाइक साइड वाला जो विला था, उसमें हमेशा एक लड़की थी। वो हमेशा ऊपर आके खड़ी हो जाती थी एंड वो हमेशा मुझे घूरा करती थी। जस्ट वो मेरे पास वाला ही फ्लैट था जिसमें वो लड़की आती थी। बट जब मैं नीचे जाके देखता था तो उस फ्लैट को तो कब से बंद किया हुआ है, उसमें तो ताला लगा हुआ है। तो वहाँ पे आना तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होता है। पर शायद वो लड़की अगले वाले विला पे रहती हो, लाइक थर्ड वाले विला पे रहती हो एंड सिर्फ मेरे से मिलने के लिए यहाँ पे आती हो। मैं भी लड़का हूँ तो मैं भी बस उन चीज़ों में जल्दी से आ जाता हूँ एंड जल्दी से पिघल जाता हूँ। बट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आगे मेरे साथ में क्या होने वाला था। एक दिन बस मैं मम्मी से बात ही कर रहा था एंड उसी टाइम पे वो लड़की फिर से रूफ टॉप पे आती है एंड रूफ टॉप पे आके बस मुझे देखने लग जाती है। आज मेरा मन था कि मैं खुद भी उस लड़की से बातचीत चलाऊँ एंड ऐसा ही होता है। मैं जैसे ही मम्मी का कॉल कट होता है एंड मैं देखता हूँ वो लड़की वहीं पे घूम रही है, मैं उससे हाय बोलता हूँ। मैं जब उससे हाय बोलता हूँ वो भी हाय बोलती है एंड ऐसे ही हम लोगों की बस बातचीत चलने लग जाती है। उस लड़की का नाम जो होता है वो प्रियंका होता है। वो जैसे नाम की थी वैसे ही वो इतनी प्यारी थी। उसकी जो हेयर स्टाइल थी, मैं सबसे ज़्यादा उसकी हेयर स्टाइल पे मरता था कि उसके जो बाल थे वो हमेशा खुले रखती थी एंड उसकी जो जुल्फ़ें थी वो हमेशा उसकी आँखों से यहाँ तक नीचे तक आती थी, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती थी। हम दोनों की जैसे बातचीत उस दिन होती है तो आधा पौना घंटा निकल जाता है, हम दोनों की बस बातचीत होती ही रहती है एंड धीरे धीरे हम लोग काफ़ी क्लोज आने लगे थे उस आधे घंटे में। मैं उसके साथ में अपने नंबर एक्सचेंज करना चाहता था, तभी उसके जैसे कोई नीचे से उसे कोई आवाज़ देता है। वो ऐसे ही बोलती है कि ठीक है मुझे कोई नीचे बुला रहा है, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोल के वो उस दिन चली जाती है। मैं भी नीचे चला जाता हूँ, अपना खाना वाना बना के बस खा के फिर सो जाता हूँ एंड नेक्स्ट डे मैं फिर कोशिश करता हूँ कि आज जब वो आएगी तो उसके साथ मैं अपने नंबर एक्सचेंज कर लूँगा एंड बस बातचीत चलती थी। बट जब भी मैं उससे उसके नंबर मांगता था, पता नहीं वो हमेशा बात को इग्नोर कर देती थी कि जैसे वो मुझे अपने नंबर देना नहीं चाहती थी। वो बोलती थी कि हम लोग बस एक ही पास में रहते हैं तो हमें नंबर की कहाँ ज़रूरत है। एंड उसका भी कहना काफ़ी हद तक सही था क्योंकि वो बस मेरे पास में ही रहती थी एकदम। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैं भी उससे नंबर मांगना बंद कर देता हूँ एंड बस हम लोग बस ऐसे ही बातचीत करने लग जाते हैं कि डेली मैं शाम को आता एंड 1 घंटा 2 घंटे उससे बात करता एंड खाना बना के नीचे सो जाता था। अब जैसे जैसे टाइम निकल रहा था, अब दिवाली आने वाली थी बिकॉज़ मेरी जॉब को अब मुझे 2 महीने हो चुके थे एंड मैंने जो जॉब पकड़ी थी वो मैंने अगस्त के टाइम पे पकड़ी थी एंड दिवाली का अब जैसे टाइम आया तो मुझे भी बस अपनी मॉम से मिलने जाना था क्योंकि मुझे 2 महीने हो चुके हैं अपने घर वालों से मिले हुए एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी फैमिली से मिलने के लिए। एंड दूसरी तरफ मैं प्रियंका से अलग भी नहीं होना चाहता कि इतने दिन के लिए, क्योंकि उसने मुझे अपने नंबर भी नहीं दिए थे एंड मैं उससे दूर जाऊँ एंड मुझे पता है मैं 7-8 दिन तक नहीं आने वाला, जो कि मेरे लिए काफ़ी लंबा टाइम था उससे ना मिले हुए। एंड आज का दिन मेरा लास्ट होता है। कल मैं शाम को अपने गांव के लिए निकल जाने वाला था। मैं प्रियंका से उसी दिन बातचीत करने लग जाता हूँ एंड उसे बताता हूँ कि मैं अब गांव जाने वाला हूँ। 7-8 दिन बाद में मैं वापस आ जाऊँगा, बट अभी मुझे गांव जाना होगा, तो प्लीज़ तुम अब तो अपने नंबर दे दो। बट वो फिर से वही बात टालती है कि मेरे पास में अभी कोई मोबाइल नहीं है, मेरे घर वालों ने मुझे मोबाइल दे ही नहीं रखा। मैं भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, फिर मैं कल अपने गांव जा रहा हूँ। प्रियंका है वो मुझे थोड़ा सा इमोशनल होके देखती है एंड मुझे बोलती है कि सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो मैं भी उसकी बात सुनने के लिए रेडी होता हूँ। मैं बोलता हूँ हाँ बोलो, तुम अभी मत जाओ, क्या पता हम बाद में कभी मिल पाए ना मिल पाए। मैं उसकी बात को इग्नोर करता हूँ कि नहीं नहीं, मैं 7-8 दिन बाद तो वापस आ जाऊँगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ दिक्कत होगी, तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं 7-8 दिन में आ जाऊंगा एंड फिर से हम लोग यहीं पे छत पे मिलेंगे। मेरे इतना बोलने पे प्रियंका बिल्कुल चुप हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती, वो जैसे बिल्कुल नाराज़ सी हो गई हो। मैं उससे बोलने की कोशिश तो करता हूँ बट वो मुझे कोई रिप्लाई नहीं देती। आधे घंटे तक हम दोनों उसी पोजीशन में वहीं पे खड़े रहते हैं, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करते। जब आधे घंटे तक हम लोगों की बातचीत नहीं होती
तो बस मैं भी चुपचाप थक हार के नीचे चला जाता हूँ एंड नीचे जाके अपना खाना बना के फिर सो जाता हूँ। मुझे पूरी रात नींद नहीं आती प्रियंका की बातें सुन के, क्योंकि मेरे दिमाग में बस वही चीज़ें चल रही थी कि प्रियंका ने मुझे ऐसा क्यों बोला। एंड नेक्स्ट डे पे मैं वो सारी चीज़ें भुला के अपने गांव के लिए निकल जाता हूँ। मॉम तो मेरी बहुत ज़्यादा खुश थी मुझसे मिलके, मैं सबसे मिलता हूँ एंड बस 7-8 दिन बस प्रियंका का वेट करता हूँ कि कब मैं अपने गांव से वापस गाज़ियाबाद के लिए जाऊँगा। एंड गाज़ियाबाद के लिए मैं जब निकल जाता हूँ एंड वापस गाज़ियाबाद आता हूँ तो फर्स्ट डे पे तो मैं डायरेक्ट ही ऑफिस चला जाता हूँ एंड ऑफिस जाके सारा काम करके मैं वेट करता हूँ कि बस कैसे जैसे शाम हो जाए एंड मैं आज प्रियंका से जाके मिल लूँ। एंड घर जाके फ्रेशन अप होके मैं सीधा छत के ऊपर जाता हूँ एंड वेट करने लग जाता हूँ प्रियंका का। बट मैं काफ़ी देर वेट करता हूँ बट आज प्रियंका आई नहीं छत पे। लगभग 9 बजे तक मैं वहाँ पे बैठा रहता हूँ, अपना मोबाइल चलाता हूँ एंड प्रियंका का वेट कर रहा हूँ बट प्रियंका नहीं आई तो मैं भी वापस नीचे चला जाता हूँ। अब 2-3 दिन मैं डेली छत पे जा रहा हूँ बट प्रियंका डेली नहीं आ रही। लगभग 15 दिन तक मैं वेट कर रहा हूँ, डेली छत पे जाता हूँ बट पता नहीं क्यों प्रियंका का आना बिल्कुल बंद हो चुका है। अब मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं साइड वाले घर में जाके देख के आऊँगा, शायद वहाँ पे जो आंटी रहती थी उनसे मुझे कुछ पता चल पाए कि उनकी बेटी कहाँ पे है, क्योंकि मेरा मानना था कि वो शायद उन्हीं की बेटी होगी। तो मैं बस घर से निकलता हूँ एंड थर्ड वाले घर पे चला जाता हूँ एंड मैं घर से निकल के अब थर्ड वाले घर की तरफ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ जो थर्ड वाला घर है उसमें भी ताला लगा हुआ है। अब मेरा दिमाग जैसे हिल सा गया हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर प्रियंका एंड उसकी फैमिली कहाँ चली गई है। साइड में एक घर से बस जहाँ पे एक आंटी और अंकल रहते थे उस घर की तरफ जाता हूँ उनसे पूछने के लिए कि शायद मुझे कोई डिटेल मिल जाए। तो जब मैं उनके पास में जाता हूँ एंड उनसे सारी चीज़ें पूछता हूँ कि इस घर में जो रहते थे वो कहाँ गए, उनका कहना होता है कि हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग यहाँ पे नए हैं तो हमें कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसा सुन के फिर मैं वापस अपने घर की तरफ आने ही लगता हूँ। तो मैं जैसे आ रहा हूँ तो मुझे दिखता है कि जो प्रियंका का घर है उसमें तो ताला लगा हुआ है बट जो उसकी आंटी है लाइक उसकी मॉम है वो घर में अभी खड़ी है, लाइक वो झाड़ू लगा रही है घर में अंदर। तब मुझे जाके शांति मिलती है कि चलो ठीक है आंटी यहीं पे है, मतलब प्रियंका भी आ गई होगी, शायद ये कहीं पे गए हुए होंगे। अब मुझसे ज़्यादा वेट नहीं होता तो मैं सीधा आंटी के पास ही जाता हूँ। आंटी प्रियंका घर पे है? प्रियंका आप लोग गए हुए थे कहीं पे? बस मुझे ऐसे ही थोड़ा बहुत पूछना था क्योंकि मैं आपके साइड वाले फ्लैट में ही रहता हूँ। मैं थोड़ा हिचकिचा के उनसे बात कर रहा था, वो भी बस हंसते हुए मेरी तरफ देखती है कि हाँ बेटा बोलो। प्रियंका तो बेटा यहाँ पे नहीं रहती, प्रियंका ने तो बहुत पहले ही यहाँ से छोड़ दिया था। मैं पूछता हूँ एक बार मुझे आप क्लियर बताओ, उसने क्या अभी 10-15 दिन पहले ही छोड़ दिया था क्या? आंटी है वो मुझे बताती है कि नहीं, उसने तो लगभग 5-7 महीने हो चुके हैं यहाँ से छोड़े हुए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, 5-7 महीने हो चुके हैं। मैं आंटी से बोलता हूँ आंटी बट मुझे तो डेली वो यहाँ पे मिलती है। आंटी मुझे बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ बेटा, देखो मैं अभी इतना कुछ डिटेल में तुम्हें नहीं बता सकती, तुम अपने घर जाओ, मेरे पास में और भी बहुत काम है, मैं तुम्हें ज़्यादा रिप्लाई नहीं दे सकती। आंटी का बिहेवियर एक ही बार में सारा कुछ चेंज हो चुका था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मैं आंटी को ज़्यादा फोर्स नहीं करता एंड अपने घर पे आ जाता हूँ एंड मैं आज अपने छत पे बैठा हूँ एंड बस सारी चीज़ें सोच रहा हूँ। अब मेरे दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही थी तो मैं वहाँ से कुछ भी नहीं सोचता, सीधा का सीधा थर्ड वाले मकान पे जंप करते हुए निकल जाता हूँ। लाइक छत कूद के मैं थर्ड वाले पे चला जाता हूँ। मैं उनकी स्टेयर्स में जाके बस सुनने लग जाता हूँ एंड आसपास में देखने लग जाता हूँ कि मुझे कोई डिटेल्स मिल जाए। पर मुझे वहाँ पे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगती है कि मुझे घर में चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था एंड ये टाइम होता है 6-7 बजे का, जहाँ तक हर घर में नॉर्मली लाइट्स ऑन हो जाती है बट यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है। मुझे अब समझ नहीं आ रहा, मैं थोड़ा नीचे नीचे धीरे धीरे जाता हूँ एंड नीचे जाता हूँ। अब मैं देख पा रहा हूँ इनके घर में हर एक रूम पे ताला लगा हुआ है, जैसे हर रूम बंद पड़े हैं कई दिनों से एंड इतनी धूल मिट्टी है जैसे कि यहाँ पे कई दिनों से सफाई भी नहीं हुई है, जैसे यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। इतने मकड़ी के जाले एंड सारा घर का सामान
बिल्कुल ढका हुआ है एंड उनकी जो चादर है उस पर काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं वहाँ से डायरेक्ट अब आंटी को आवाज़ लगाने लग जाता। आंटी, प्रियंका, कहाँ हो आप लोग कहाँ पे हो? वो आंटी, मैं प्रियंका से मिलने आया था, कुछ काम था मुझे। आंटी, प्रियंका। किसी का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। मैं अब समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। आंटी तो अभी आधे पौने घंटे पहले ही मैं उनसे मिला था एंड अच्छे से उनसे बात भी हुई थी मेरी। मैं अपना स्टेयर से सीधा ऊपर आ जाता हूँ एंड ऊपर आके अपने घर पे आ जाता हूँ एंड काफ़ी सोचने लग जाता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ। एंड नेक्स्ट डे पे मेरे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग में चलने लगी थी। मुझे जैसे ये सारी चीज़ें रात को सोने भी नहीं देती। सोच सोच के मैं जैसे डिप्रेशन में जाने लगा था। तो अब मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैं अपने लैंडलॉर्ड को कॉल कर देता हूँ एंड उनसे सारी डिटेल्स मांगने लग जाता। तो जो अंकल मुझे बताते हैं वो सुन के मेरी रूह तक काँप चुकी थी, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। मैं अंकल से जब चीज़ें पूछता हूँ तो अंकल मुझे बताते कि जिस तुम प्रियंका की बात कर रहे हो वो 5-7 महीने पहले ही जा चुकी है। उसने अपने ही रूम में अपने किसी लवर के लिए खुद को फांसी लगा ली थी एंड जिसके बाद में उसकी मॉम ये ट्रॉमा सह नहीं पाई थी, क्योंकि इनकी फैमिली में प्रियंका के अलावा उसकी मॉम का कोई नहीं होता। प्रियंका की मॉम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती एंड इसी वजह से उनको उसी टाइम पे हार्ट अटैक आ जाता है। मेरा मोबाइल जैसे मेरे कानों पे था तो बस वहीं से नीचे गिर जाता है। मैं बिल्कुल हिल चुका था। इतने दिन से किससे मिलता था। 2 महीने तक मैंने प्रियंका से बात की एंड एकदम से गायब होना उसका एंड आंटी का गायब होना, जैसे वो मुझे पहले मिली एंड घर में नहीं थी। ये सब चीज़ें मुझे अब जैसे बहुत ज़्यादा डरा रही थी एंड मैं कैसे जैसे 3-4 दिन निकालता हूँ। एक दिन की रात को मेरे मोबाइल पे किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। वहाँ पे कोई नंबर नहीं होता। मैं जब कॉल अटेंड करता हूँ मुझे सामने से आवाज़ आती है, हेलो अमर। अमर, मैं प्रियंका। तुमने मेरी मॉम से बात की थी? देखो, उन्हें सब कुछ पता है। बट मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बट मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं अपनी तरफ से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, जैसे मेरा बिल्कुल मुंह बंद हो चुका हो। उधर से बस आवाज़ें आ रही थी किसी के रोने की। दूसरी तरफ ये मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहा था कि आखिर मेरी लाइफ में ये हुआ क्या है। उसी नाइट में इतना ज़्यादा डर चुका था कि पूरी रात सो नहीं पाता हूँ। ये डर मुझे बहुत खाए जा रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मेरे रूम में कोई चल रहा है, कोई मेरे रूम में भाग रहा है। हालांकि ये कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, बट मुझे हर तरफ प्रियंका की आवाज़ें अपने कानों में सुनाई दे रही थी। अगले ही दिन मैं सीधा वहाँ से अपना सामान उठा के घर पे भाग जाता हूँ। मैंने ऑफिस में कहीं कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की, ना मैंने अपने घर पे ये सारी चीज़ें बताई। बस घर वालों को मैंने इतना बताया कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसी बीच मैंने ये स्टोरी अपनी रेडिट पे शेयर की है। सो ये थी अमर की स्टोरी। आई होप कि ये स्टोरी आपको काफ़ी ज़्यादा अलग लगी हो। मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगी थी कि ऐसा कुछ इंसिडेंट होना। मतलब ये एक वहम भी हो सकता है, मेरा मानना है कि वहम भी हो सकता है, बट उसका जो बताने का तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था, जिसी वजह से मैंने यह स्टोरी आप सबके साथ में शेयर की। एंड आप मुझे अपना ओपिनियन बताना कि ऐसा कुछ होना पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। बट जो अमर ने सुनाया मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ एंड ये स्टोरी मैंने रेडिट से उठाई थी, जो मैं आप सबके साथ में शेयर की है। आई होप कि ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। एंड बिना आउटरो के मैं स्टोरी को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। एंड आप सभी को हैप्पी दिवाली। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ में, किसी और अच्छी स्टोरी के साथ में।